बता चुका हूँ, ये सवाल पहले करवा चुका हूँ ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री वाले पीवाईक्यू में करवाया था। कौन बताएगा? तो जागीरदार और जमींदार को तो इसने रिवर्स कर दिया। और अब ये देखो, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व होते थे, और उसकी एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार को होते थे, और उनको राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। भाई जमींदार क्या करेंगे? तुम ऐसे करो, रेवेन्यू उठाओ, और तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। सेना एना तो अब देख लेंगे, और कोई काम नहीं करना। बस तुम पैसा उठाओ और पैसा खाओ। ऐसा कहीं होता देखा है तुमने? है भाई मोनू जाट? अरे कोई पैसा देगा तो वसूलेगा भी ना, कुछ तो काम देगा ही। तो आंसर इज डी। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले। अब देखो, इस तटबंधी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। अगर मान लो पारिवारिक जोत पर व्यक्तिगत केंद्रित नहीं थे, तो फिर वो किसके बेस पे बने थे? जिनके परिवार थे उनकी भूमि का आवंटन कर दो, फिर ऐसे करेगा आदमी। अब मोनू जाट के परिवार में 10 लोग हैं। अब 10 लोगों की जमीन बट गई। अब मोनू ने क्या किया कि भाई ये तो परिवार पे है लिमिट। इसने क्या किया, सारी जमीन अपने नाम करवा दी। 100 बीघा, 500 बीघा। तो अब जैसे ही हदबंदी कानून पर्सनल उस पे नहीं रहा, तो सारी जमीन तो एक पर्सन के नाम पे आ गई, है कि नहीं? फिर तो देनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो लूप होल था, तो ये तो पॉसिबल भी नहीं था। वैसे भी काट सकते थे ना, लॉजिक लगाते थोड़ा बहुत। अगला देखो, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। अरे भाई क्या फिल्म दे रहा है, कुछ भी फिल्म बना देगा क्या? भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी एक्सट्रीमिस्ट में। अगर इसने किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी, तो व्यक्तिगत जोत पर कैसे बन गई? भाई ये दोनों तो एक दूसरे का क्रॉस हो गया ना। अगर इसने किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी, तो फिर ये व्यक्तिगत जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। दोनों पे ही होनी चाहिए थी ना। दूसरा देखो, भूमि सुधारों को प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ऐसा पॉजिटिव अप्रोच, पीपल सेंट्रिक अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच, गवर्नमेंट का पॉजिटिव पक्ष। जहाँ ग्लोबल आए, जनरली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वो काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके बारे में देख लेना थोड़ा थोड़ा। देख चुके हो तुम, अब कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। चार्टर एक्ट 1813 क्या किया होगा? 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया जी। कैसे पॉसिबल था? भाई चाय और चीन के साथ एकाधिकार समाप्त किया था। चाय और चीन के अलावा ब्रिटिश का एकाधिकार समाप्त किया। इसके अलावा तो ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं था। तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, फिल्मिस। देखो ये चाय और चीन आ गया, क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये देखो, ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है। दो तो पक्का आंसर होगा ही होगा, दो तो होगा ही होगा, दो होगा ही होगा। ये तो कट दो। ये भी जेनेरिक आंसर है, पहला पहला भी होगा ही होगा। तीसरा काट दो। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कैमरा ऑफ नहीं करना है, मैं कैमरा ऑन करके बैठा हूं, तो आप लोग भी कैमरा ऑन करके बैठो। चलो, स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। पॉजिटिव बात है भाई। स्वदेशी आंदोलन क्या था? हमारे राष्ट्रीय हितों को परिपूर्ण करने वाला एक आंदोलन था। तो इसने ओवरऑल तो पॉजिटिव इम्पैक्ट किया होगा हमारे उसको, आंदोलन को। तो ये क्या बोल रहे हैं? मैं ना कैमरा ऑफ करता हूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा मामला। नेट कम जाएगा। चलो यार, फिर 1 मिनट तो फिर रीस्टार्ट करता हूँ सिस्टम को।
कोई स्वदेशी आंदोलन है तो पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन शिल्पकारों और कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। हाँ भाई, देगा ही देगा। ये तो कुछ भी कोई सा भी आंदोलन हुआ होगा, उसमें क्या किया होगा ओवरऑल? राष्ट्रीय हितों को तो परिपूरित किया ही होगा। उसने शिल्पकारों के कौशल को, घरेलू चीज़ों को तो बढ़ावा दिया ही होगा। पॉजिटिव चीज़ सही है, सही है। ये कट गई। स्वदेशी आंदोलन का एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। ये आपको पता होना चाहिए था। क्या गंगा नहाओ, ये करो, वो करो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की बेसिक चीज़ थी। सही युग्म का चयन कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा, ये तो पता है कि तुम्हें सहजानंद सरस्वती था, तो 2 तो पक्का आंसर है, 2 पक्का आंसर है, 2 पक्का आंसर। आत्मसम्मान आंदोलन पीवी रामास्वामी नायकर था। ये भी गया, ये भी गया। सही है। अब अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग गांधी जी थे क्या उसके? अरे थे क्या? अरे थे ना। यस यस। आंसर इज, अब देखो हड़प्पा का कौन सा स्थल नहीं है? ये तो तुम्हें पता ही है, फिल्म दे दोगे तुरंत। सहगोरा है, देसलपुर है, कोट दीजी है और चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो तुम्हें पता था हड़प्पा स्थल है? अरे मैप पे देखा है तुम्हें कितनी बार, मैं बताया एनसीईआरटी पर। कोट दीजी है, देसलपुर है, सहगोरा इसका आंसर नहीं है। अब देखो सहगोरा फिर से, तो मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, ये ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ कि 2 क्वेश्चन लगातार आएंगे, उनमें सेम सी चीजें आएगी, या एक क्वेश्चन आगे पीछे आएगा, वहां से आंसर आएगा। ठीक है। शिलालेख में रानी अशोक लिखा हुआ है, कंगन लेक। सांची तुम्हें पता ही है, सांची में तो स्तूप है, उसमें नहीं लिखा हुआ, ये तो तुम्हें पता ही था। सैगोरा आंसर वैसे कट गया। शहबाज गढ़ी और इसमें डाउट हो सकता था, तो वाई या बी टाइप हो सकता था, उसको आपने कंगन अम्बली में। वैसे एनसीईआरटी में ये भी दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। मैंने पढ़ाया है तुम्हें बॉक्स वाले चीज। कौन सा? महायान संप्रदाय की। महायान तुम्हें पता ही है कि क्या करेगा, देवतारोपण करेगा, ठीक है, मूर्ति उपासना करेगा, और बोधिसत्व, बोधिसत्व के पथ पर चलना। सीधी सी बात है, बुद्ध का देवत्व करते हैं क्या? माया आंसर है, एक और 3 आंसर है। ये थी। चलो, विष्टि के बारे में पूछता है, बलात्सरम के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, और जनता दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। पता नहीं माना जाता होगा। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में पूर्णतः विद्यमान था। पूर्णतः विद्यमान था, और कोई एक घर में मिल गया तो। और इसे क्या पता कि हिस्ट्री में ऐसा था, और हिस्ट्री में इसने भाई कल को नई खोज निकल गई तो इसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। अब तो यूपीएससी भी आंसर की भी दूसरे दिन निकाल देगा, डंडा लेके पड़ जाएंगे लोग बाग। ये तो है नहीं 1 साल बाद आंसर की आएगी, तो यूपीएससी और कोशिश होगा इस बार। इस बार ना इस टाइप वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऐसे 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 स्टेटमेंट ना बढ़ेंगे, देख लेना तो। जो एक्सट्रीम गलत होंगे उनमें चांस नहीं होगा डाउट वाला। बलात्सरम साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होगा। अरे भाई तुम इसको बोल रहे हो बलात्सरम, फोर्स लेबर बोल रहे हो, बलात् श्रमिक बोल रहे हो। क्या है बलात् श्रमिक का मतलब? कि जबरदस्ती डंडा दे के काम करा रहे हो। डंडा दे के काम करा रहे हो तो उसको परिश्रमिक दोगे तुम उसको? चल। मजदूर का ज्येष्ठ पुत्र बलात् श्रम के रूप में भेज दिया जाता था, और किसी के एक ही बेटा है तो, और बड़ी लड़की हो गई तो। और ये कोई वो है कि भाई साहब ये बड़े बेटे को ये राज सम्मान मिलेगा, और वो शासन का उत्तराधिकारी होगा, उसी प्रकार वो शासन के लिए वो जाएगा। क्रॉस कर दिया, आंसर इज ए। मैंने तुम्हें ये चीज बताई है कि यहाँ पे तुमने 3 ऑप्शन क्रॉस किए हैं, तुमने राइट नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता ये क्या है। तुम्हें नहीं पता है कि विष्टि क्या है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि ये नहीं है। तो खुद पे यकीन रखना, और फिल्मों के चक्करों में मत पड़ना। ठीक है। कि भाई इस बार यूपीएससी नया खेल खेल देगी, आग लगा देगी, दुनिया बदल देगी, अब तक जो आता था वो नहीं आएगा। पेपर अब भी ऐसा ही आया था, पहले भी ऐसा ही आता था, और अब भी ऐसा ही आएगा।
ठीक है। और हम नया कोचिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दुकान पे, जो भी लोग एनरोल होना चाहते हैं 11,000 रुपए की फीस के साथ नया कोर्स लॉन्च करेंगे, बेसिक कोर्स के साथ। और आइए आइए जल्दी आइए, कोचिंग में पधारिए। ये शुरू करवा देता हूँ यार। चलो कल्याण मंडप पे आ जाते हैं। ये मार्कशीट उसका वो लगाऊंगा, देखो कैसे पाए 119 नंबर, कैसे पाए बिना पढ़े 103 नंबर। आइए आइए अपनी कोचिंग में एडमिशन लीजिए। रचना मंदिरों का निर्माण एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप तुम्हें पता है कौन से थे, विजयनगर वाले? एनसीईआरटी रिपीटेड क्वेश्चन। चलो। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन के राजस्व वसूली का प्रभार आमिल को दिया जाता था। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाली बुक दी है, उसमें सेम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर इस। चलो देखते हैं। दिल्ली सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। किसकी प्राचीन देशी संस्था थी? भारत वालों की प्राचीन देशी संस्था थी, या फिर जो दिल्ली सुल्तान जो जहां से वो आए थे, अफगान मुगल जो भी थे, भारत से जहां से लाए थे, उनकी प्राचीन देशी संस्था थी, किसकी थी? कुछ क्लियर कर पा रहे हो? और देसी थी तो उसको एकता क्यों बोला, उसको पुराना नाम देना चाहिए था। या तो एक सही है, तीन से एक तो सही है ही। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के अस्तित्व में आया। तुम्हें पता है खलजी की जगह कितने आसानी से बदल दिया? देखो समकालीन फिल्म दे दी इसने, चल निकलना। और ये भी अत्यधिक प्रभावित थे भाई साहब, कबीर शेख सरहिंद से। अत्यधिक, थोड़े बहुत नहीं थे, एकदम अत्यधिक थे, मतलब फुल मोड में आ रखे थे। साहब ने जहाँ पे बैठ के गए, मैं वहीं बैठूंगा, उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा जहाँ पे उन्होंने खाना खाया, उसी प्लेट में खाना खाऊंगा। एकदम अत्यधिक प्रभावित हो गए थे भाई साहब। तो भाई इनका टाइम लाइन ही अलग अलग था, कबीर का अलग था, सरहिंदी का अलग था। और सरहिंदी से प्रभावित थे। कबीर दास, कबीर आदमी किसी से, उसने सबको गालियां दी उसने। काकर पाथर जोड़ के मस्जिदें बनाई, बेचारों उनको रगड़ दिया, इनको रगड़ दिया, हिंदुओं को रगड़ दिया, वो नाथपंथियों को रगड़ दिया। वो तो किसी से भी प्रभावित नहीं था, उसने तो सबको रगड़ा है। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कबीर के बारे में, तो भाई ये तो एकदम ही कट गया। आंसर इज डी। ठीक है। ये कीवर्ड याद रख लेना, कीवर्ड। पेपर सही से पढ़ोगे ना, आधे आंसर तो उसी में मिल जाएंगे। चलो भाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है? चलो देखते हैं। भारत में लोगों को नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। पता नहीं भाई। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अरे क्या बाबू, नेगेटिव स्टेटमेंट उल्लू बना रहा है क्या? अरे कोई एंट्री ले रहा है भाई, उसको अलाउ करो। महात्मा गांधी गिरमिटिया उन्मूलन में सहायक थे, हाँ ये तो पक्का सही, ये तो मुझे पता है, ये तो पक्का सही। और दो को निपटा दे, दो को निपटा देते हैं। आंसर इज बी। सही है क्या बी? अब देखो मुझे आंसर याद नहीं है, कुछ गलत वलत हो जाए ना तो देख लेना, ठीक है? बता देना मुझे। चलो भाई, कौन सा सही सुन लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना मेरे दिमाग में एक सेपरेशन चलता है, या तो एक मिक्स करेगा या दो सही हो, या तो दो सही होंगे या तीनों सही होंगे। इसका नाइदर नोर कभी नहीं होता जनरली, ठीक है? तो तेग बहादुर सब अखिल भारतीय उदार, नहीं यार इसका नहीं होगा। कैसे नहीं होगी? संविधान सभा कितने लोग संविधान सभा में थे, तो ये रहा ही होगा, ये तो ठीक है। तो दो तो पक्का सही होगा। ठीक है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। अगर दो सही है तो तीन भी सही होगा। नहीं 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 नहीं, एक सही हो गया ना अपने आप। या तो ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं, पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। अब मुझे पता है, अगर ये दोनों सही है तो इसका आंसर डी है क्या? ऑल ऑफ वो। अरे इसका आंसर डी है क्या? थम्स अप कर दो। हाँ।
ये यस बता सर। किया। अब मुझे ये यस पता सर। लग गया कि दो तो पक्का सही है ना? जैसे ही दो पक्का सही हुआ, मेरा गेम मेरा गेम आ गया, ये तो कट गए, वाई पे आ गया या बी पे आ गया। तो राष्ट्रीय उदार कांग्रेस का ये भी सही हो गया, जैसे दो सही हुआ तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब तीसरे पे देखना है। अब मैंने ये सोचा कि भाई साहब इसने ये डिटेल लिखी है, महासचिव था ये और भारतीय साम्यवादी दल का, अगर इसको स्वैप करना होगा तो इसके साथ करता है ये। और हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैं लेके चलता हूँ पॉजिटिव अप्रोच। और पॉजिटिव अप्रोच का मतलब है कि कई बार बहुत सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ी होगी या मेरी आंखों से नहीं आई होगी, हिस्ट्री का सिलेबस वास्ट है, इसलिए ऑल ऑफ अबव मेरा आंसर कर दिया। क्या मैं तुम्हें लॉजिक समझा पाया? मैंने तुम्हें पिछले 2.5 महीनों से सेम चीजें रिपीट करवा करवा के सिखाई है। आई होप कि तुम्हें चीजें समझ में आई होगी। पर तुम्हें अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई कि तुम लोगों के कैमरे ऑन होना शुरू नहीं हुआ अभी तक। अरे पुनीत, क्लास देख लो भाई, कोई आ रहा है तो। ठीक। ठीक। यहाँ तक हो गया ना, 15 सवाल हो गए ना हमारे। मियाँ तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। गलत फैक्ट जहां ज्यादा होंगे गलत। तानसेन की उपाधि तानसेन ने दी। ठीक है, तानसेन ने हिंदू देवताओं से संबंधित द्रुपदों की। इसको तो मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? इसका तो गलत करने का कोई चांस ही नहीं। ये तो 100% चीज। अरे भाई, तानसेन तानसेन ने किसी एक भी की भी कर दी तो हो गया ना मेरा काम। और हिंदू देवताओं की तो की होगी, तानसेन नाम ही हिंदू लग रहा है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। अरे भाई, क्यों नहीं गाएगा? आज पूरा मोदी जी के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। वो तो उस टाइम की बात है जब तो राजतंत्र था, आज तो लोकतंत्र है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, इसको कैसे गलत कर दोगे? अरे इन तीन स्टेटमेंटों को देखो, इनमें कोई एक भी ऐसा फैक्ट है जिसको तुम गलत कर सकते हो? ना, कोई है ही नहीं, इनमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो गलत करवा सके। एक ही बचता है कि भाई इसको उपाधि किसी और ने दी होगी, अकबर ने नहीं दी होगी। आंसर इज, अरे भाई ऐसे समझो, मैं मास्टर हूँ, ठीक है, तो इसको मेरा नाम लिख दो, सेठ पप्पू लाल मान लो ऐसे। तो सेठ पप्पू लाल ने बहुत सारे लोगों को आईएएस की तैयारी करवाई। अरे भाई, वो पढ़ाता ही था तो आईएएस की तैयारी करवाएगा ना। ठीक है। सेठ पप्पू लाल ने अनेक सब्जेक्टों की तैयारी करवाई। अब मास्टर था तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए ही होंगे। सेठ पप्पू लाल ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित अनेक एमसीक्यू बनाए। अरे भाई, बनाए होंगे, मास्टर था, पॉसिबल है ना। अब ये बोल दे कि सेठ पप्पू लाल दृष्टि का संस्थापक था, फिर गलत हो जाए। एग्जाम के बच्चे हैं 3 दिन और तुम ऐसे मजे मार रहे हो ना, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मार्केट की धज्जियां उड़ा रखी है तुम लोगों ने। चलो। मुगल साम्राज्य के सचित्र पांडुलिपियों को ध्यान से हटाकर एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर जोड़ दिया। कौन था? इनमें से कौन आशिक था, ऐसे समझ लो। इसने क्या किया कि भाई साहब ने सचित्र पांडुलिपियों ध्यान रखो, एल्बम एल्बम और व्यक्तिगत चित्र बनाए कि मेरा और मेरी हीरोइन का चित्र बनाओ। भाई सारी चीजें छोड़ छाड़ दो, कलरफुल पेंटिंग बनाओ, मैं दुनिया बदल दूंगा, आग लगा दूंगा। तो भाई कौन था? हुमायूं को तो बेचारों को किसी जो भी आता था कूट के चला जाता था, तो हुमायूं को तो टाइम ही नहीं मिला ऐसे सारी चीजें करने का। अकबर को ये धर्म वालों ने नहीं जीना दिया, वो मेरी तरह लिबरल आदमी था। कभी हिंदुओं के चक्कर में मारा गया, कभी मुस्लिमों के चक्कर में, कभी किसको ध्यान दे रहा है, कभी किसको ध्यान दे रहा है, कभी जनता का भला कर रहा है। भला करने में चला गया उसका जीवन, जैसे मेरा जा रहा है। अब देखो, शाहजहां इतना बड़ा आशिक था कि उसको तो ये ताजमहल, चार मीनार इनको बनाने में जीवन निकल गया उसका। आज मुमताज के लिए बनाऊंगा, आज किसी और के लिए बनाऊंगा, इसका जीवन ऐसे चला गया। एक ही आशिक बचा था।
अरे कर सकते थे। देखो इसमें ऐसे है, जब भी कोई पॉजिटिव अप्रोच हो, जनता के भले की बात करो, धर्म से रिलेटेड बात करो, धर्म सहिष्णु था, वहाँ पे अकबर का नाम आएगा। और जहाँ पे भी आस्की-वास्की की बात हो, महलों के निर्माण की बात हो, वो शाहजहाँ करेगा। क्योंकि उसकी चलती नहीं थी, उसकी लुगाई की चलती थी। अरे भाई ये मुझे लग रहा है लास्ट वाली क्लासे यूट्यूब पे डालने से परहेज़ करना पड़ेगा। अभी तो डाल दूँगा, बाद में हटा दूँगा, ठीक है? कौन बचा? हुमायूँ को तो शेरशाह सूरी ने इतना मारा, बाद में किसी और ये राणा सांगा-वांगा ने इतना कूटा, बेचारे इसका तो कूट-कूट के जीवन निकल गया। आंसर इज़ सी। और पेपर को ना ऐसे ही करना जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ ना क्लास में, एकदम चिल होके, रिलैक्स होके, ठीक है? कोई लोड नहीं लेना, ये नहीं लेना कि वो किसी और से बात कर रही होगी तो मेरा क्या होगा? अरे जो होगा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, करने दो। अभी यूपीएससी से बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो, नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में, पूर्णतः। अरे भाई, ये लो। अरे यार, मैप बनाए काफ़ी दिन हो गए भाई, अब मुझे लग रहा है, थोड़ा ऐसे करके। पहले ऐसे बनाता था ना, ऐसा कुछ समझ लो, ठीक है? अरे ऐसे बेइज़्ज़ती मत करो यार, तुम लोग तो ऐसे समझते हो कि सर भूल ही गए। 5 सेकंड में बना दूँगा, ऐसे हल्के से मत लेना, ये जो हँस रहे हैं, ठीक है? मानस, असम में। ओड वन आउट करना है अपने को। अपने को आंसर नहीं लाना, ओड वन आउट करना है, मानस, नामदफा, अरुणाचल प्रदेश के आस-पास, न्योरा वैली, ये मानस के बगल में है, ठीक है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अब देखो गेम क्या है, ये तो तुम हो नहीं सकते, न्योरा वैली और मानस तो। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों एक ही रीजन में है। अरे भाई, एक बंगाल के कोने पे, एक असम के कोने पे, दोनों या तो दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा। चलो भाई, भाई की फिल्म खत्म यहाँ तक, खत्म हो गई। या तो फूलों की घाटी होगी और या नामदफा होगा। इतना क्लियर है। अब देखो, पूर्णतया अल्पाइन कटिबंध है, शीतोष्ण अल्पाइन। अरे भाई, पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है, तो भाई वहां पे क्या फूलों की खेती हो सकती है? फूल उग सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पर? क्या है आंसर मित्रों? अरे क्या है? ओ डी आंसर है। बताओ। चला जाए आगे? गलत हो गया रे। चलोगे ना? चलो भाई। अटल नवप्रवर्त, अच्छा, इसको इसको काटना मैंने बताया ना, नामदफा, नामदफा भी, नामदफा कहाँ है? चलो कर लोगे अब तो। अटल इनोवेशन मिशन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग। नीति आयोग का नया नया धंधा खुला था, दुकान खुली थी तो लोगों को बेचना था, इसलिए क्वेश्चन बना दिया। 21 जून को सूर्य रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बार बार रिपीट हो रहा है। ये पुनीत और ये बाकी लोग कैमरा ऑफ क्यों है? ऑन कर लो भाई। परीक्षा के 3 दिन बचे हैं, क्यों मेरे से रगड़ा खाना चाह रहे हो? प्रसाद लेना ही चाह रहे हो क्या? नाम दफा तो पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ चुका था जिसमें अल उष्ण कटिबंधीय, अल्पोष्ण, तो वो तीनों वाला क्वेश्चन था ये, जिसमें तीनों पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका था ना? हाँ, ये ट्रॉपिकल टेम्परेट और अल्पाइन वाला क्वेश्चन था, ठीक है? और नाम से पता चल रहा है भाई, फूलों की खेती कहाँ करोगे? अरे भाई, चलो अगला देखते हैं अभी। ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, ज़्यादा अभी कहानियाँ इधर-उधर की करूँगा ना तो लोग बाग ऐसे बोलेंगे, प एग्ज़ाम का टाइम था, पढ़ाना चाहिए था, क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, पर क्या करें? ये ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा तो इन लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। 21 जून की तारीख को सूर्य,
भाई 21 जून की तारीख को मेरा बर्थडे आता है भाई, जून में। सब लोग गिफ्ट भेजना, ठीक है? उत्तरी ध्रुव वर्त पर क्षितिज से नीचे नहीं डूबता। अरे भाई, क्या बात कर रही तू यार। मतलब मजे आ गया यार, देख शुरू शुरू में उत्तर दे देता है ना, मतलब ऐसे मजा आ जाता है ना, जिंदगी बन जाती है ऐसे। यही तो पूछना चाह रहा है कि भाई साहब, अगर यहाँ 21 जून को क्या होगा, टिल्टेशन नॉर्थ साइड पे हो जाएगा। जैसे नॉर्थ साइड होगा वो हमेशा वो रहेगा, दक्षिण ध्रुव क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, तो हट गया। भूमध्य रेखा और ऊर्ध्वाधर व्योमनस चमकता है, क्या कहना चाह रहे हैं? मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर, म- मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर। क्या बात कर रहा है, फिल्म देता रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन था। अब ये तो और भी मस्त क्वेश्चन है। अरे कैमरा ऑन कर लो। एक पादप को नवीन विश्व का न्यू वर्ल्ड कृषि योग्य बनाया गया। इसका प्राचीन वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड से, इस भाई ने क्या किया कि ओल्ड वर्ल्ड में इसका प्रचालन शुरू हुआ था और न्यू वर्ल्ड में आ गई ये चीजें। चलो, ओड वन आउट करते हैं, ठीक है? चलो फिल्म देखते हैं। तंबाकू, कोको, रबड़, पता नहीं। कपास। कपास तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। अरे पता है कि नहीं तुमको? अरे मैं ना, तुम्हारा तोता उड़ा कि नहीं अभी तक? तो इसको काट दोगे? अरे कपास तो सिंधु घाटी सभ्यता में तुमने देखा है। चलो, फिर से कपास काट दिया। दो ऑप्शन तो कट गए। अरे तुम्हें ये तो पता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाया जाता था। अरे कुछ नहीं यार, तुम लोगों ने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी है, ऋतिक रोशन की? बाबा, ऐसे करता रहता है ना वो, उसका बाबा मर जाता है उसमें। तो उसमें वो कपड़े पहने रहता है, तो क्या वो हीरोइन इतने कलरफुल कपड़े पहनती, कहाँ से पहनेगी? वो कपड़े होंगे तभी तो पहनेगी ना वो। पूजा हेगड़े रहती है ना शायद उसमें। कौन रहता है हीरोइन, तो याद नहीं है मेरे। चल, दो कट गए। रबर, कॉफी और गेहूं। गेहूं? गेहूं न्यू वर्ल्ड में? ओल्ड वर्ल्ड में भी थी, न्यू वर्ल्ड में भी। आंसर इज ए, पढ़ना ही नहीं था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। सुनो, इन क्वेश्चनों को बस पेपर में आराम से बैठ के चिल मार के ऐसे बातचीत करते रहो उससे। और ये मैं बोल रहा हूँ 2026 नहीं, 2046 में भी अगर यूपीएससी पेपर बनाएगी तो सेम ही पैटर्न पे बनाएगी। क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन गलत कराने के, जैसे तुम्हें सही करने के तरीके पता है ना, वैसे गलत कराने के भी लिमिटेड ही ऑप्शन है। मेरे पास क्वेश्चन को गलत करने के 10 से 15 ही तरीके हैं, उसके अलावा मैं नए तरीके नहीं बना सकता। या तो मैं एक्सट्रीम लेंथी बना दूं, और लेंथी बना दूंगा तो जो लाल सोट जयपुर ये इधर बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं चलेगा पेपर में क्या आ रहा है, दिल्ली वाले सारे मजे लूट लेंगे। मेरे को ये भी तो देखना है ना, सब लोग पास हो। अगर अररिया में कोई बैठा है, ये बिहार में कोई बैठा है, पूर्णिया में, उसको कहाँ पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है दुनिया में? चलो, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, ठीक है सही। दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, भाई साहब। हम केवल पूछ चुका था ना, और तुम्हें तो पता ही है। मैं फोटो डालूंगा भाई आज इसकी, ठीक है? ले गया था तो मैं उसके डबल हम्प वाले केमल पे बैठा था। मेरी भी फोटो है भाई, मैं भी अच्छी अच्छी जगह घूमा हूँ। चलो, दो निपटा दिया मैंने, दो निपटा दिया। फिल्म हो गई आधी खत्म। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से भारत, अरे भाई क्या बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पाया है? अरे, एक सींग वाला गेंडा देखा तो है तुमने, वो उसके उसके पास खड़ा रहता है भगवान शिव के ऊपर, बगल में। इंडिया में पाया जाता, पाकिस्तान में पाया जाता हो। और पाकिस्तान से नेपाल चला गया तो, इंडिया से नेपाल चला गया तो असम के बगल में भूटान और नेपाल है, उधर से एक रात को भाग गया उधर। अरे भाई, गेंडे के तो एक सींग होता है, किसी गुस्सा की भाग गया तो ये तो यूपीएससी घुस जाएगा सींग। आंसर इस ए, चलो भाई। अरे ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इनके लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। आराम से चिल मारो, पेपर का कोई लोड मत लो, जो तुमने पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट है।
बस प्रोसेस पे यकीन रखना पेपर के अंदर। कोई नई फ़िल्म मत जोड़ना कि इस बार तो यूपीएससी दुनिया बदल रहा है, आग लगा रहा है, किसी का क्या हो रहा है। बगल वाले की नानी मरे, दादी मरे, कोई लोड नहीं। आप चारों तरफ देखना, इधर देखना, लेफ्ट देखना, राइट देखना, सब लोगों का मुँह देखना एक बार, उनका होश उड़ा होगा और फिर तुम एक घूँट पानी पीना और बोलना, "अरे वाह! सबकी ले ली यूपीएससी ने, अब मैं मज़े करूँगा इस पेपर के साथ।" अरे यही स्वैग होता है, ऐसे चिल मारना बस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, बस ये बीच में ऐसे बोल देना जय बाबा की, बस एकदम ज़ोर से बोल देना। जैसे तुम्हें लगा ना पेपर के बीच में तुम्हें लग रहा है कहीं अटक जाओगी, अब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा, जैसे इस सवाल में देखो, निम्नलिखित मुद निम्नलिखित स्थान है कौन-सी नदी पर है? पंढरपुर, चंद्रभागा पे है, ये नहीं पता भाई। तिरुचिरापल्ली कावेरी पे ये भी नहीं पता यार। हम्पी, मालप्रभा, हैं? मालप्रभा? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो हैं? नहीं, कौन-सी थी? तुंगभद्रा थी ना? अरे भाई बार-बार यूपीएससी रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है, विजयनगर पढ़ा चुका हूँ। तुरंत बोलना जय बाबा की, ज़ोर से। आंसर आ गया ना? ये दोनों तुम्हें नहीं पता, है कि नहीं? नहीं पता था ना? अब पता कर लो पर पंढरपुर, चंद्रभागा पे तिरुचिरापल्ली कावेरी। यूपीएससी तुम्हें सही कराने के हज़ार तरीके देगा पेपर में, बस तुम चिल रहना। किसी दिए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों की अधिकाधिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है। सीधे खुद ही बोल रहा है आंसर कि इस राज्य में गरीबी रेखा नीचे है, इसमें ऊपर है। क्यों है? क्योंकि गरीबी रेखा अलग-अलग मान होगा। अरे तभी तो ऊपर-नीचे होगा। गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है। कीमत स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है। अरे भाई कीमत स्तर तो एक ही होगा। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई अलग थोड़ी है। सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग होता है। वो तो अलग ही होता है, हर राज्य में अलग होता है, उससे क्या मतलब उसका गरीबी रेखा। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्य अरे भाई सार्वजनिक वितरण का क्या काम है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अरे करती है कि नहीं? फिल्म कट गया आंसर कीजिए। अरे मैं आंसर कैसे लाया तुम्हें पता है? बी है आंसर। गलत हो गया मेरा। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी-कभी मुझे भी पढ़ के आना चाहिए। और मेरे सारे सही होते तो मेरे 200 नहीं आ जाते? चलो, ये 2 तो कट ही गए ना। कीमत स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है और गरीबी दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है। अब देखो ये हम यहाँ फँस गए यार। ये पूछ रहा है किसकी? गरीबी रेखा है। अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है कुछ राज्यों में। तो गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग दर के अलग होने से तो वो थोड़ी हो जाएगा कि वो कुछ राज्यों में अलग हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैंने सही से डिकोड नहीं किया। रीज़न ये है कि कीमत अलग-अलग होगी। मान लो इसकी ₹100 की कीमत है, यहाँ पे ₹90 कीमत है। तो इसमें तो वो आ जाएगा, इसमें तो आ जाए ₹100 मान लो गरीबी रेखा हो गई, 90 हो गई मान लो। तो इसमें तो आ गया गरीबी रेखा में, इसमें आ गया अमीर में। तो कीमत हो गई तो अलग हुआ। लेकिन गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है, ये बात सही है। गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है कि उसका रीज़न ये है कि गरीबी रेखा अलग-अलग है दूसरे में। लेकिन गरीबी रेखा की तुलना में दूसरे राज्य में उच्च है या कम है, ये इसका रीज़न नहीं है। अच्छा अच्छा वहाँ चला गया था नाके पे? संतरी पे? चलो ठीक है। ओके।
होती है। अरे भाई मुझे नहीं पता कितनी जातियां होती है। अब जैसे मोहम्मद जाट जैसे कितने लोग होंगे, ये कोई कछुआ खाता होगा तो क्या पता। जाट आदमी कछुआ नहीं खाते, ऐसे नहीं बोल सकते। कुछ जाट कछुआ खा सकते हैं भाई। सॉरी यार, गलत हो गया, इसको यूट्यूब पे मत डालना भाई। ठीक है, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। कुछ कछुए जातीय शाक भक्षी होती है। कोई जाटों का दिमाग वैसे घुटनों में होता है, आ जाएगा मेरे ऊपर चढ़ के। 26 मिसिंग है, अच्छा 27 मिसिंग है। 26 मिसिंग है, 26 तो क्या सवाल था? अरे सब करवा तो दिमाग दिया। एकदम सही जगह होता है, एकदम सही जगह होता है सब दिमाग। चिल रहता है ना। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो और चिल होगा। ये तो करवा दिया ना, 26 तो मैंने करवा दिया ना। अपशिष्ट से ऊर्जा वाला हाइड्रोजन से तो ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक गैस देखो, ताप अपघटन की बोल रहा है, प्लाज्मा गैसीकरण की पूछ रहा है। ताप अपघटन, ताप मतलब टेम्परेचर से वो अपघटित हो जाता है और उतना गर्म किया जाता है कि वो गैस बन जाता है। तो रेयर अर्थ गैस बन गया, तो रेयर अर्थ क्या निकला? अरे प्लाज्मा गैसीकरण हो गया तो क्या निकला? चल भाई फर्जी है। प्राकृतिक गैस का निष्कर्ष है। तो ताप अपघटन किसका करोगे, इतना गर्म किसको करोगे? चलो, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, हाइड्रोजन में इसको गर्म करोगे तो फिर उसमें ये प्लाज्मा गैसीकरण तो मान लो मान भी लेता, लेकिन ताप अपघटन किसका करोगे? हाइड्रोजन को गर्म करके गैस बना दोगे, प्लाज्मा गैसीकरण। अपशिष्ट से ऊर्जा नाम से पता चल रहा है, अपशिष्ट होगा उसको गर्म किया, उसका गैस बन गया, गैस को भाप के रूप में यूज लिया होगा और उससे कुछ ऊर्जा बना ली होगी। हिल में काट दो। चलो, ये वाला कौन सा अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का, मैंने तुम्हें बोल दिया। बायोस्फीयर रिजर्व सारे करने हैं। ये जितने भी नेशनल पार्क है सारे याद करने हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कहाँ कहाँ है, क्योंकि इनमें से सवाल आएगा भाई। अब देखो, नागार्जुन श्रीशैलम वो पूछ चुका है। अब देखो, इसमें से सत्यमंगलम पूछ चुका है ना। वो अगस्त्यमाला तुम्हें पता है नीचे है, अगस्त्यमाला तो नीचे है, एकदम सदर्न इंडिया में है। और वेंकटेश्वर तो तुम्हें पता है ना, कंवल और वेंकटेश्वर ये तो क्या है, आंध्र प्रदेश के आसपास है, तो ये तो कट गया। ठीक है, पापीकोंडा फिर से कट गया, आंध्र प्रदेश के आसपास से। साइलेंट वैली केरला में है, वायनाड केरला में, मधुमलाई सत्यमंगलम ये हो सकता था, ये नेमार पाम्पड़ से सार्दुनिया कलक्कड़ मुंडनथरई इनमें से एक हो सकता था। अब देखो मधुमलाई जैसे ही आएगा ना, तुम इसको काट सकते थे अगर तुमने मधुमलाई पढ़ा हुआ है तो। आंसर 28 नंबर। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी हो सकती हैं। हाँ भाई हो सकती है, कितनी सारी मछलियां हैं। एक मैंने नई मछली बना दी, हाइब्रिड बना के, और वो शाकभक्षी होगी। कुछ समुद्री स्तनपायी जातियां शाकभक्षी होती है। हाँ भाई डुगोंग होती है। तीसरा सही है, तीसरा सही है, डुगोंग तो यूपीएससी ने रिपीट कर चुका है। तीसरा सही है, ये कट गया। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजग होती है। हाँ भाई होती है, डायरेक्ट। चार हो, चार, चार, ये कट गया। एक देख लेते हैं, समुद्री कछुए की कुछ जातियां शाक, हाँ कछुए कुछ तो खा ही सकते हैं, साग तो खा ही सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब जब भी आ जाए कुछ होती है तो सही होगा, कुछ नहीं होती है तो भी सही होगा, और ये आ जाए कि सभी होती है तो गलत होगा, सभी नहीं होती है तो गलत हो। तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ में आया चारों? अब नहीं आए तो तुम आराम से भगवान का नाम लो और आनंद लो। कौन सा सही सुमेलित है? चलो, नीले नील पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी में होती होगी। इरावदी डॉल्फिन, अरे भाई इरावदी डॉल्फिन, और वो भी चंबल नदी में। तो चंबल नदी को इरावदी नदी क्यों नहीं घोषित कर देती? लम दे रहा है, दो गलत, दो गलत, दो गलत। ओह, ओ आंसर ही आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। चलो आगे। अरे नाम तो पता है तुम्हें, इरावदी कोई नदी है और वो भी चंबल में पाई जाएगी। चलो, माइक्रोबीड चिंता क्यों है? माइक्रोबीड चिंता क्यों है? सूक्ष्म कणिका है, बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण मानी जाती है, तो बच्चों में तो बड़ों में क्यों नहीं हो सकती? इतनी छोटी होती है कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों में अवशोषित हो जाती है, तो उसका क्या नुकसान है? अक्सर इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ में मिलावट के रूप में किया जाता है, माइक्रोबीड का।
क्या बनाओगे उससे? गांजा? करंट अफेयर थोड़ा पढ़ते रहे, कंक्लूजन इस क्वेश्चन का यही है ना। ये सबसे मजेदार क्वेश्चन था ये भाई, मेरा गलत हो गया था एग्जाम में, मुझे लगा बिच्छू बूटी। ठीक है। ओए झालमुड़ी का नाम मत लो, अभी हम बंगाल का इलेक्शन जीत गए, अब कोई झालमुड़ी का नाम नहीं लेगा। चलो। जियोडार्निया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बताओ। ये बिच्छू बुट्टी। अब बिच्छू बुट्टी नाम से पता चला है बिच्छू बुट्टी कुछ है कि कागज उद्योग के लुगदी का संधारणीय स्रोत है, बायोडीजल का संधारणीय स्रोत है। अब देखो ये 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 इसको तो पढ़ना बंद कर दो। अब ये क्या है? कागज बनाने में काम आती है, वस्त्र बनाने में काम आती है, बायोडीजल बनाने में काम होती है, और मलेरिया की बीमारी। अब देखो हिमालय में ही पाई जाती है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि बिच्छू बूटी है, बिच्छू बूटी का नाम कुछ तो ऐसा होगा कि लुगदी के लिए तो नहीं होगी, उसके लिए तो इनके पास साधन बहुत ज्यादा है। ठीक है। बायोडीजल में बिच्छू बूटी नहीं हो सकता है, क्योंकि बायोडीजल मैं तो एक्चुअल में एग्जाम में बायोडीजल करके आया था, बिकॉज उस टाइम न्यूज में था काफी। स्टार्ट में बायोडीजल बायोडीजल की दुनिया नई नई बसी थी। ठीक। लेकिन इसमें क्या हो गया वो पता चुका है। इस तारीख टाइप के क्वेश्चन गलत हो गए तो हो जाएगा, कोई लोड मत लेना, अपना कॉमन क्या आना इसका है वस्त्र तंत्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वनस्पति को लिए किया जा सकता है, धान की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, किसी स्थान विशेष का भूपृष्ठ का तापमान, किसके लिए किया जा सकता है? सबके लिए किया जा सकता है। एक थोड़ा सा ये डाउट वाला है कि नहीं? इसमें क्या डाउट है कि भाई साहब आप एग्जाम में ये, क्या ये एक ऐसी चीज हो सकती है जिससे धान के खेतों में निकलने वाली मीथेन गैस का भी आइडिया लग जाए? ये पॉसिबल है? और वो भी ग्रीन हाउस गैस का, और वो भी इस चीज से। तो भाई पॉसिबल है। क्या कर रहे हैं हम? सुदूर संवेदी उपग्रह चित्र और सुदूर संवेदी आंकड़ों का यूज कर। तो इस टाइप के क्वेश्चन तीन ही ऑप्शन है, साइंस टेक का अप्लाइड पार्ट है, वो लोग को वो जनरली हमारा आंसर ऐसा होता है। कुल क्षेत्रवार वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये क्वेश्चन ये दिखाता है। चलो, कौन सा सही आरोही क्रम है? आरोही अवरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम क्या है? अब देखो लास्ट में या तो एक होगा या चार होगा। ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा तो तुम मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ में है। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा है और यहाँ पे घनत्व अधिक है, ये तो मुझे पता है। तो ये तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ये तो हो गया टाइप बी। अब देखता हूँ तीन पहले आएगा या चार पहले आएगा, दो अरे ये तो गेम चार तो हो गया, दो और तीन में दो सबसे मतलब सबसे कम कौन से है? दो में है या तीन में है? अब मैं देखूंगा कि यार महाराष्ट्र सबसे ज्यादा तो किस में हो गया? छत्तीसगढ़ में हो गया। दूसरा किस में हो गया? उड़ीसा में हो गया। उड़ीसा में हो गया। अब मैं देखूंगा कि इन दोनों में से कौन से में ज्यादा होगा। अब मैं देखूंगा एमपी और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक रीजन ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सूखा पड़ता है भाई, जबकि एमपी मध्य भारत में है। यहाँ पे जनरली इससे ज्यादा तो मान ही सकता हूँ, तो मैं इसका आंसर पे चला जाऊंगा सी। रीजन क्या है कि महाराष्ट्र का मुझे एक ये पता है कि बहुत सारा कुछ एक क्षेत्र ऐसा है जो सूखा हुआ पार्ट। चलो, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में चर्चा कीजिए, कौन सा सही है? भूमंडलीय तापन कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस निर्मुक्त हो सकती है। टुंड्रा और अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं, मीथेन हाइड्रेट पाई जाती है। एक ऐसा 2 या 3 दशकों में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी हो सकता है। आंसर इज डी। कोई भी ऐसा एक्सट्रीम फैक्ट नहीं था जिसको हम गलत कर सके।
ऑल आर सेट। जैव मात्रा के दहन से क्या क्या निकलेगा, सब निकलेंगे भाई, जो है, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं। ठीक है, चलो, ये तो और भी मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो ये क्या कह रहा है, कौन सा सही युग में। देखो, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया नहीं पता, ब्लैक सी क्रोशिया। ब्लैक सी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताया था ना ये, बना लेना आप। हर एक कंट्री का एक एक्रोनिम्स बना लेना, क्रोशिया है क्या, नहीं, दो काट दो, दो काट दो, दो काट दो आंसर इस। पिछले 5 देशों 5 वर्षों में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन रहा है। भाई तेरे जैसे पप्पू लाल यादव ना, बहुत सारे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आते हैं फिर और बाद में आके रोते रहते हैं। तो तीसरा कौन से में काटेगा, तीसरा काट दे, तीसरा काट दे, तीसरा काट दे, कौन सा करेगा, एक और चार और एक और में आंसर, और सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं निकलेगा भाई। और ओजोन सेकेंडरी भी निकल सकता है, जलाने पे प्राइमरी थोड़ी है, सारी चीजें प्राइमरी उसकी निकलेगी। इसलिए एग्जाम में ज्यादा दिमाग मत लगाना, उतना ही लगाना जितने की जरूरत है। फिर आके घूमते फिरोगे मेरे पेपर गलत हो गया। नहीं मिलने के तो कौन सा देश 5 वर्ष में, अरे भाई भारत रहा होगा तभी तो सवाल पूछा, अगर चीनी चीनी टॉप कर रहा होता, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है ये हर बार स्टेट, ये स्टेट पीसीएस की भी ट्रिक है। अगर वो पूछ रहा है कि सेकंड सबसे बड़ा कौन है, तो वो जिस स्टेट पीसीएस का है वो वही आंसर है। राजस्थान का पूछ रहा है तो राजस्थान है, बिहार पूछ रहा है तो बिहार है, यूपी पूछ रहा है तो यूपी। वो खुद का ही नाम बड़ा करेगा ना, दूसरे देश का नाम थोड़ी बड़ा करने होने देगा। तो भारत है तभी तो इसने पूछा है भारत। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ। जम्मू, अब देखो, नुब्रा नदी सियाचिन पूछ चुका था इससे पहले, चार तो पक्का आंसर है, चार पक्का आंसर है। ठीक है, अब देखो, बंदरपुर यमुना, चेनाब नदी की बाणासिगरी, मिलाम मंदाकिनी का, और जम्मू ग्लेशियर मानस का। अब मानस का और जम्मू ग्लेशियर है क्या, मानस का जम्मू ग्लेशियर। अब अरे गेम में 5 तो वैसे ही कट गया, एक पक्का सही है, 2 और 3 में मिलाम मंदाकिनी का है, बाणासिगरी चेनाब का है, तो तुम्हें पता है बाणासिगरी चेनाब का है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं करना। कार्बोफ्यूरेट, मेथिल पैराथीन, फोरेट, फोरेट नाम से पता चल रहा है। ठीक है, कार्बोफ्यूरॉन, ट्राइएजोफॉलास, क्या काम है, कृषि में पीड़कनाशी हो जाएगा। क्यों, ये क्यों काट दिया, परिरक्षक, अरे भाई इतने सारे परिरक्षक थोड़े होंगे, लिमिटेड ही है, उनका नाम तो बहुत बड़ा 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 और होता है, छोटा थोड़ी होता है। ठीक है, फल पकवान, इसके लिए इसको तुम वैसे काट दोगे, तुम्हें पता ही कौन कौन सी चीज यूज करते हैं अब उसमें भी। ठीक है, नमी बनाए रखने वाले कारक, अरे भाई वैसे भी देखो, ये जनरली यूपीएससी में इसका परसेप्शन ये देखना कि नाम कैसे आ रहे हैं, मैथिल पैराथीन, फोरेट, फोरेट से तो नाम से पता चल रहा है कि हम लोग यूरिया यूरिया यूज करते हैं, फोरेट को उसमें छिड़कते हैं पीड़कनाशी के रूप में, तो आंसर कर सकते हैं। देखो, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक, समझ रहे हो, अधिदेशात्मक है, क्या ये पॉसिबल है। मैंडेटरी, क्या रामसर प्रोविजन मैंडेटरी का प्रोविजन करता है, और वो भी सभी आर्द्र भूमियों के लिए मैंडेटरी नहीं भाई, वो रामसर साइट वाली को बोलेगा ना। भारतीय राज्य क्षेत्र में तो मैं गली में एक तालाब बना दूंगा और उसको बोल दूंगा कि ये रामसर साइट में है, रामसर साइट में नहीं है, आर्द्र भूमि में। जैसे कर दूंगा, एक कट गया, एक कट गया, चलो दो कट गया, दूसरा देख लेते हैं। आर्द्र भूमि नियम 2010 भारत सरकार के रामसर सम्मेलन की संस्तुति पर बनाए गए थे। रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में, उसके कानून बनाया 2010 में, और पेपर पूछ रहा हूँ 2019 में, क्या नींद में था इतने दिनों से।
मैंने तुम्हें बताया पुरानी डेट आती है, जब भी आती गलत होती है। अब खींच रहा हूँ मैं काम थोड़ा, ठीक है। कौन सा सही है? कृषि मंत्रालय नाइट्रोजन को निर्मुक्त करती है, बात सही है। पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, करते हैं। कुट उद्योग अभिक्रियाशील नाइट्रो यूज करते हैं, करते हैं। आंसर ठीक कर सकते हैं। अलियारपुर, ईसापुर, कंसाबाती, ये न्यूज में था, न्यूज में। और ये देखो, अलियार, ईसापुर, कंसाबाती, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इंडिया के नाम है, और उनको नाम ऐसे कह देगा। यूरेनियम निक्षेप, हमारे में इतने यूरेनियम निक्षेप होते तो हम क्या कहनी बात, हम ये इनके जूता नहीं मारते ऑस्ट्रेलिया वालों के, ये कनाडा वालों के। तो सुबह उठ के गाली देते फोन करके कि भाई तुम्हारा यूरेनियम ले जाओ, हमें जरूरत नहीं, अगर हमें 3 ऐसे स्थान मिल जाते तो। भूमिगत गुफा तंत्र, अरे भूमिगत गुफा तंत्र हमारे अंदर कहाँ है भाई? ये तो कोई उनके उनसे पूछो, जो साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज है उनके पास से पूछो। आंसर इजी दे, ऑप्शन ही नहीं था, 3 ऑप्शन वैसे कट रहे थे तुम्हारे पास। अब देखो हाइड्रोजन सीएनजी, हाइड्रोजन सीएनजी का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्सर्जन का विलोपन है, होता होगा भाई। एस सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन उत्सर्जनों को कम करती है, ये तो पक्का सही। इनका तो उत्सर्जन कम करती होगी। अच्छा, ऑप्शन भी है क्या इसमें? चलो देखते हैं। सीएनजी की अपेक्षा एस सीएनजी को कम खर्चीला बनाती, सीएनजी की अपेक्षा एस सीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती। अरे भाई हाइड्रोजन यूज कर रहे हो तो वो सस्ता बनाएगी या महंगा बनाएगी? अरे भाई महंगा बनाएगी। आंसर ये तो कट गया, जैसे 4 काटो। 4 कट गया, 4 कट गया, 2 और 3 या 1। तीसरा देखो, बसों के लिए ईंधन सीएनजी के साथ हाइड्रोजन का आयतन के 5वें हिस्से पर मिलाया जा सकता है। हाँ भाई मिलाया जा सकता है। अभी देखो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जनों का विलोपन है, विलोपन तो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना। अरे भाई कुछ तो निकल ही सकता है। आंसर इस ओस क्यों नहीं बनती है? ये तो यार रिपीटेड क्वेश्चन है। भूप्रश्न पर निर्मित विकिरण को बादल द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, विकिरण के बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। देखो एक दूसरे का रिवर्स हो गया। तापमान से कम होता है इसका तो, भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? बादल बहते हुए पवन को भूमिगत, अरे यार क्या फिल्म दे रहा है। बादल बहते हुए पवन को भूमिगत की ओर विक्षेपित कर देता है, ये तो ऐसे दे रहा है कि भाई कोई कहानी बना रहा था उसका आंसर दिया। मेघा छिदे रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, बादल अवशोषित कर लेते हैं। ये दोनों देखो, दोनों एक ये होगा तो ये और ये दोनों एक ही तो चीज कह रहा है। ये बोल रहा है भाई ये सतह है और ये बादल है। अब ये बोल रहा है विकिरण इसने अवशोषित कर, दूसरा बोल रहा है भूपृष्ठ, मेघाच्छिद्र रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, तो इसका बूंदे क्यों नहीं बनती? ये तो अगर तापमान कम हो गया तो बूंदे बननी चाहिए ना। तो ये तो उल्टा बोल रहा है इसका। और अवशोषित कर लेते हैं तो बात तो सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? ये बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं कि परावर्तित कर देते हैं, अगर ये अवशोषित कर लेते तो यहाँ पे ठंडा होना चाहिए था। बादलों ने अवशोषित कर दिया इसलिए तापमान कम हो गया, ये तो दोनों एक जैसे हो गए, तो आंसर इज। अरे कर सकते थे इसको। अरे तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कर दिया इसमें? कितने लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया सब? हैंड रेज करो। अरे नहीं डांटूंगा, आंसर बताऊंगा भाई। हितेश गोस्वामी को देखो, शैलेश तो सो गया। सो जा, सो जा, सो जा। अरे बाबा जी की क्लास में बाबा जी की ड्यूटी मिली हुई है क्या? अभी नहीं सोओगे तो कब सोओगे? अरे अभी आजकल तो तुम लोग ना उसमें जी रहे हो, इम्यूनिटी लेके घूम रहे हो बस। जहाँ पे कोई लोड ही नहीं है, जहाँ मैंने डांटना बंद किया हुआ है। चलो भाई। भारत के संविधान 44 संशोधन अनुच्छेद प्रधानमंत्री को निर्वाचन के, अरे क्या आप बात कर रहा है? हाँ ये बात तो सही, निर्वाचन से परे कर दिया। 44वें संविधान संशोधन, भाई 42वां बोलता तो मान भी लेता।
44वां जनता सरकार लाई थी, और वो प्रधानमंत्री निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कैसे कर देगी? नहीं करेगी। 99 में भारत को उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अतिक्रमण करता था। हाँ भाई, बात सही। तो काट सकते। इतना तो तुमने पढ़ा है, मैं मान रहा हूँ। अभी ये देखो, भारत का उच्चतम, अब पहले देखता हूँ, तीसरा देखता हूँ, तीसरा गलत हो गया तो फिल्म बन जाएगी अपनी। भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश को 1968 में दिए हैं। ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, सही है, ये कट गया फिर। अब देखते हैं चौथा, अगर कट गया तो ठीक है, तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में समर्थित हो, ठीक है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत द्वारा तथा सदन के कुल उपस्थित मत देने वाले सदस्यों की 2/3 समर्थित हो। ये बात भी सही है भाई, ये भी कट गया। अब तो हमें एक और पढ़ना पड़ेगा। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का महाभियोग चलाने का प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मोदी जी की सरकार थोड़ी है, सब हो सकता है भाई। अस्वीकार कर सकता है, उसके अध्यक्ष पर डिपेंड है। ठीक है। कौन से प्रधानमंत्री कार्यकाल में पहला संविधान संशोधन को हुआ था? जवाहरलाल नेहरू होगा। तीनों काट दोगे। इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ये फैक्ट, इनमें कोई लॉजिक नहीं। कथन से ये भारत सरकार का कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी कार्यकाल में हुआ था, हुआ होगा। वर्तमान में कोयला खंडों के लॉटरी के आधार पर किया जाता है, लॉटरी के आधार पर किया जाता है वर्तमान में भी? क्या बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम लॉटरी के लिए करेंगे यूज? हाल ही में समय में घरेलू आपूर्ति की कमी पूरा करने के लिए कोयला का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयले के उत्पादन, अरे भाई कल परसों ही हो गया क्या ये काम? किंतु अब मतलब यूपीएससी का पेपर देते टाइम, अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फिल्म देख रहे हो उसकी भाई? चलो। लाभ का पद संविधान में भली भांति परिचित है, संविधान में, और वो भी भली भांति परिचित है। चल ना भाई, फिल्म दे रहा है फिर से। भली भांति परिभाषित है, यही काम रह गया है। जनजाति भूमि को खनन के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है, किस अनुसूची के तहत? कौन सी सूची है भाई जिसमें आप खनन के लिए निजी पक्षकारों का? अरे भाई, एक ही है जिसके पास ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, 5वीं और 6वीं सूची। ये मैं करवा चुका हूँ तुम्हें, पीवीटीजी के बारे में। इरुला कोंडा जातीय शामिल है। 95 पीवीटीजी है। स्थिर और कम होती जनसंख्या पीवीडी के निर्धारित मानकों में एक है। दो तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, तभी तो पीवीटीजी बोलेंगे। दो तो सही है, दो सही है, दो सही है, ये कट। पहला काम ये करो। पीवीटीजी देश के 18 राज्यों और एक संग्रासित, देखो इस टाइप के फैक्ट में ना गलत नहीं करेगा। एक ही स्टेटमेंट में देखो इसने क्या किया, 18 राज्य है और एक यूटी, तो इस टाइप के चिंदी स्टेटमेंट गलत नहीं करवाता यूपीएससी। एक भी सही है। अब देखते हैं 3 सही है, 4 सही है। 95 पीवीटी एक सिंगल फैक्ट में गलत करवाता है, 2 फैक्टों में गलत नहीं करवाता। आधिकारिक रूप से अधिसूचित है अब तक। 95 नहीं है भाई। अब देखो, इरुला और कोंडा शामिल की गई है, ये तो करंट अफेयर में था, तो तुम्हें पता होना चाहिए था। 4 सही है, 4 सही है, एक तो 4। संविधान में विधियों के 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों का प्रतिषेध और निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? 142 के तहत 142 क्या कहता है? किसी को पता है? भारत कुछ तुमने मालूम नहीं पढ़ा है, यहाँ से पढ़ लो। भारत के निर्वाचन आयोग अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए निर्णयों की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। अरे भाई, तब तो मोदी जी पूरे देश में कांग्रेस को बीजेपी घोषित नहीं करवा देंगे। चलो। उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग संसद के निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है। हाँ, बात बात तो सही है। अब तुम्हें पता है 142 किससे संबंधित है? न्यायालय से संबंधित है। देश की गंभीर वित्तीय संकट के में बात का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अरे भाई, इसकी तो बात ही नहीं है। 142 में कहाँ है? ये 360 की बात कर रहा है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये तो आर्टिकल 244 246 के आसपास की कहानी है। ये 142 में कहाँ ले आंसर भी?
विधानसभा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल दोनों सदनों की रूढ़िगत संबोधन करता है। जेनेरिक स्टेटमेंट में कोई फैक्ट नहीं है, सही है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। यहाँ पे तुम्हारे कान खड़े होने चाहिए। लेकिन भाई अगर रूल है ही नहीं तो कोई कौन सी सबसे ऊपर कौन है भाई? लोकसभा ही है, तो सीधी सी बात है, आंसर हम उसका पालन करेंगे। अब देखो ये बहुत मजेदार सी सवाल है। ये खुद ही का आंसर खुद ही दे रहा है, इतना बड़ा दिया है ना, तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ये क्या पूछ लिया। देखना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कन्वेंशन है का भूमि समुद्र वायुमार्ग में प्रवासी तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल है। अरे भाई नाम ही पता चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और भ्रष्टाचार वाले क्या कर रहा है? प्रवासियों की तस्करी को एक प्रोटोकॉल दे रहा है। अरे भाई हटना, गलत करा रहे हैं। एक काट दो, एक काट दो, एक काट दो। दो तीन चार, दो चार सही है, तीन देख लो। सीमा पार संगठित अपराध के विरुद्ध राष्ट्रीय कन्वेंशन है ये। उसकी विशिष्टता ऐसे विशिष्ट अध्याय को समावेशित करता है जिसका लक्ष्य संपत्ति और अवैध स्वामियों को लौटाना जिससे अवैध तरीके से ली गई थी। अरे भाई नाम से ही पता चल रहा है, सीमा पार कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि संपत्तियों को लौटाना ये है भ्रष्टाचार से संबंधित, और वो था ट्रांसनेशनल से संबंधित जिसमें प्रवासियों को, इसने इसको रिवर्स में, दोनों को रिवर्स कर दिया। आंसर इज सी। ठीक है, देख लेना पेपर में, उसी में आंसर दिया होगा। तुम कर चुके हो ये पेपर 1927 में। अच्छा 55 नंबर ही है ना। हाँ चलो, 1927 के हाल ही के संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट कर गिराने का अधिकार, वन वन निवासियों को वन क्षेत्रों में काट कर गिराने का अधिकार नहीं है भाई। वन क्षेत्रों के बाहर के लिए अधिकार दिया गया था, और 1927 में दिया था। ठीक है, 2006 की मान्यता बांस एक गुण उत्पाद है, ठीक है भाई। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2000 के निवासी, अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासी मान्यता अधिनियम के तहत वन निवासियों को गौणों का अनुमति देता है। हाँ भाई ये उनको अनुमति देता है, लेकिन वन में काट और गिराने का अधिकार नहीं है, ना ही उसके विपणन का अधिकार। चलो भाई, संविधान में कौन से अनुच्छेद दिए अपने विवाह के? अरे भाई ये तो तुम्हारा खुद का क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद है। विवाह का अधिकार अपने मनपसंद व्यक्ति से, कितने लोगों को सपना तुम में? और मनुजाट बहुत मुस्कुरा रही है। आर्टिकल 21 की बात आते ही, और पीआर, आप तो पूरी पीआर हो गई। सब मैं जिन जिन लोग शक्ल देख रहा हूँ सबकी कौन कौन मुस्कुरा रहा है इसमें, विवाह के अधिकार में। राजकुमार, ये राजकुमार तो हाथ पीछे खड़े करके देख रहा है, सर मेरा भी कुछ हो सकता है क्या? देख लो, ये कहना चाह रहा है। और गुड़िया, तू मार्क जुकरबर्ग की तरह आधा मुंह इसमें क्यों रखती है? आधा मुंह कैमरे में आता है, आधा अर्धनारीश्वर की मुद्रा बना के रहती है कि, तो आधा कहीं तेरे लड़के का मुंह तो नहीं है एक तरफ? तुमने नहीं देखा भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति जिसमें एक तरफ आधा भगवान शिव का रहता है, एक तरफ पार्वती जी का रहता है? ऐसे ही रखती है ये गुड़िया। 126 क्यों रख रखा है तूने? 125 कहाँ है? बाकी की 125 कहाँ है ये गुड़िया? और ये मुंह ना आधा रखती, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट लेके जा, थोड़ा सा लेफ्ट लेके जा, थोड़ा सा, हाँ और थोड़ा लेफ्ट लेके जा, और थोड़ा लेफ्ट, अरे 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 लेफ्ट लेके जा, अरे अब तो पूरा दिखने लग गया। अब यकीन हो गया लड़की का ये दूसरा वाला भी। मुझे लगा आर्टिकल 21 की खुशी में तू भी खुश हो रही हो, अरे मजा आ गया। यही तो क्वेश्चन का आंसर मांगता था मुझे। अब तो मुझे पता चल गया, अब तो पापा से जाके लड़ लूंगी। अब मेरी आर्टिकल 21 की बात है, आप कैसे मना कर सकते हो? तुमको तो बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, 21 बाद में ले लेना। अब ये दीपक भी आज इसीलिए रास्ते पे निकल पड़ा, इसको पता लग गया कि आर्टिकल 21 में ऐसा ऐसा होता है, ये अपने बाप को बताने जा रहा है, पापा मेरे आर्टिकल 21 का अधिकार है, आप कैसे मना कर सकते हो? मुझे सुनीता से शादी करनी है। पापा उठाएंगे लठ, एक हाथ में उठाएंगे जूती, जूता,
धैलट धै जूता, धैलट धै जूता, कहाँ गया वो? अरे पापा, ये तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 सारे अधिकारों को निपटा दिया आपने। चलो भाई। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को पेटेंट कराने की भारत में कराया जा सकता है। बोल रहा है कि पेटेंट जीव का बीज का पेटेंट किया जा सकता है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। अपील बोर्ड है ही नहीं हमारे पास। भाई हमारे पास अपील बोर्ड है ही नहीं। अरे भाई फिल्मी भारत जैसे डेमो चलना। अब देखो पादप किस में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है। भाई साहब पादप किस्मों का पेटेंट नहीं हो सकता। और किसका बीज करा सकते हो? बीज का। मतलब बीज है तब तक तो उसका पेटेंट करा लो, और जैसे ही वो पादप बन जाए उसका पेटेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? ये दोनों तो एक दूसरे के विरोध में चले गए, एक और तीन। इसको मारो धै जूता धै चप्पल, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करो इसका। अच्छा इसमें बताना कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन होगा। अब जैसे दीपक चला गया, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है? कि अब ये दीपक चला गया आर्टिकल 22 के हिसाब से कि पापा मुझे शादी करनी है, आर्टिकल 21 लेके। अब इसके पापा ने दह जूता दह चप्पल और वो डंडे से सूद दिया इसको। अब बताओ कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हुआ इसके का? अरे भाई आर्टिकल 21, जीवन का अधिकार, ये मरने पे आ गया ये बेचारा। देखो कितनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कोई पढ़ा रहा होगा आज की डेट में। और वो भी एग्जाम के 2 दिन पहले। और तुम लोगों को बढ़िया मजे आ रहे हैं भाई। चलो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कौन सा सही है? यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों को उत्सर्जन और विसर्जन का, ठीक है भाई। यह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया लोक सहभागिता की आवश्यकता और उसे हासिल करने की प्रक्रिया की रीति का विवरण दे। सरकार को सशक्त करता है। अब देखो, यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों को उत्सर्जन की मानकों को तो निर्धारित करता है। लेकिन क्या ये प्रोविजन करता है कि पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में पब्लिक पार्टिसिपेशन की आवश्यकता को हासिल करने की प्रक्रिया भी बताता है, और उसकी प्रोसेस भी बताता है। भाई साहब हमने क्या किया, कानून लिखा, इसमें 5,000 पेज लिखती है। अरे भाई कितने पेज का कानून होगा? छोटा सा होगा ना, उसमें प्रक्रिया भी बताएगा और रीति भी बताएगा। ये तो नियम, नियमों में क्या बनाएंगे नियमों में, अगर इसमें बता देंगे तो। ठोस प्रबंधन 2016 में, अपशिष्ट उत्पादों को 5 कोटियों में अपशिष्ट में फैक्ट है। ये नियम केवल नगरीय स्थानीय निकाय और सभी औद्योगिक पर लागू होंगे केवल। तो गांव वाले क्या करेंगे फिर इसमें? गांव में निकाय तो उन पर लागू नहीं होंगे। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों को प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यूरोवार मानदंड उत्पन्न। ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि भाई इसमें दिया होगा कुछ ना कुछ जल अपशिष्ट भराव वाले स्थान तो दिए होंगे। अपशिष्ट उत्पादन के लिए आज्ञापक होगा कि किसी जिले से अपशिष्ट दूसरे जिले में नहीं ले जा सकते। ये अररिया है, ये पूर्णिया है। अब भाई ने क्या कर रखा है, ये लोग सारे, मैं बता रहा हूँ, ये तो यहाँ का छोड़ो, तुम तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो। यहाँ नेपाल है, यहाँ इंडिया है। ये कचरा डालने नेपाल जाते हैं, इनको कोई मना कर देगा? अरे भाई कोई नहीं कर सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, ऐसी फिल्म दे दे। आंसर इज जेनेरिक स्टेटमेंट। कोई संशोधन आया 2018 के अनुसार औद्योगिक रोजगार से संबंधित, ये नियत औद्योगिक रोजगार के लिए नियमों को क्रियान्वित किया गया। तो फर्म कंपनियां कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। कुछ तो ऐसा किया होगा जो आसान कर देगा चीज। गवर्नमेंट का स्टेप था, पॉजिटिव चीज कर रहा है और उसको इजी करने की बात कर रहा है। ठीक है। तो जनरली ऐसी चीजें सही होती है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। पहले ही बोल रहा है अस्थायी कामगार थे, और उनको रोजगार समाप्त करने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ भाई अस्थायी कामगार है, उनको नोटिस देने की क्या आवश्यकता है? पहले ही अस्थायी है। सेवा क्षेत्र विभागम, सर्विस एरिया अप्रोच, सर्विस एरिया अप्रोच, यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो आंसर इज लीड बैंक। ठीक है। और वैसे भी देख सकते थे, देखो सर्विस एरिया अप्रोच, ये सर्विस की बात करता नहीं भाई, ये तो श्रम की बात करती है। कौशल विकास, अरे भाई सर्विस एरिया अप्रोच किसके कार्य क्षेत्र, सर्विस एरिया अप्रोच की बात कर रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास में सर्विस एरिया का क्या मतलब है? इसमें तो स्किल दोगे आप।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, हाँ ये हो सकता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सर्विस एरिया एक हो सकता है, लेकिन फिर से भी इसमें सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा काम करेगी। रेत एक गौण खनिज है, ठीक है। गौण खनिजों के पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, किंतु गौण खनिजों के प्रदान करने समय नियम बनाने के बारे में शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अरे भाई, क्या बात कर रहा है तू? अगर तू बोल रहा है कि भाई साहब, ये क्या बोल रहा है, ये जिसने क्वेश्चन बनाया ये बोल रहा है कि भाई साहब पट्टा तो कौन प्रदान करेगा, राज्य सरकार, और उसके नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। तो भाई केंद्र सरकार बोलेगा काल से तुम ये इतना इसको दोगे, इतना इसको दोगे। अरे भाई, जो नियम बनाएगा वही तो उसकी शक्ति को क्रियान्वित करेगा, काट दो। कौन खनिजों को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार पर, देखो 2 और 3 एक साथ तो हो ही नहीं सकते। 2 3 काट दो, 2 3 में से एक आंसर होगा, 2 और 3 में साथ नहीं हो सकते, आंसर आ जाए। और ये बोल रहा है राज्य सरकार के पास रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, और दूसरा भी नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो या तो ये होगा या ये होगा, एक तो होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा, या तो 2 होगा 3 होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। 2 3 एक साथ नहीं होंगे, केवल 3 नहीं होगा, 2 और 3 में से एक तो होगा ही होगा। अब तुम्हें ये पता है कि कौन खनिज है, ये कौन खनिज है? हाँ, इस बने भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी शत्रु के ऋण नहीं होने के कारण है। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर में है। अरे भाई, सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर में, क्या बात कर रहा है? तो अमेरिका क्यों नहीं घोषित कर देते इसको? ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी होने के द्वारा है। अरे भाई, सरकार ने ही सारा लोन ले रखा है क्या भाई साहब? फर्जी स्टेटमेंट। चलिए, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है? बोल रहा है परिसंपत्ति, असेट में। असेट में क्या नहीं है? अग्रिम होगा, जमा होगा, निवेश इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट असेट नहीं है भाई साहब, ये उसकी देनदारी है, आंसर इससी। अरे मैं तुम्हें 10 रुपए तुम्हारी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें तो कभी तो लौटाने पड़ेंगे, वो तुम्हारी असेट थोड़ी हो जाएगी। असेट तो होगी ना जो तुम्हारी खुद ने कमाई है, जो तुमने लोगों को उधार दे रखी है, जो तुमने कहीं जमा किया हुआ है। मुद्रा संकट जोखिम के निम्न में से क्या कार मदद करेंगे? भारत में आई सेक्टर को विदेशी मुद्रा अर्जन का, जोखिम को कम करने के लिए क्या क्या, सरकारी व्यय बढ़ाने से जोखिम कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा भाई, 2 काट दो, 2 काट दो। विदेशी भारतीय द्वारा भेजे गए धन, ये तो, अरे सॉरी यार, क्या बता गया मैं, सॉरी ना। ये इजी कंसेप्ट है। क्या शामिल नहीं है इसमें? परिसंपत्ति में, असेट में। अब देखो, वो कंसेप्ट वही है, आंसर मैंने तभी सही बताया था। ये बैंक है, इसने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये क्या है, इसकी एसेट है। ठीक है। एडवांस है, तुम्हें कुछ पैसा दे रखा है, वो भी इसकी एसेट है। नोटिस मनी, ये भी लोगों को दी हुई है, तो ये तो उसकी एसेट ही होगी। अब मैंने क्या कर रखा है, मेरे 100 रुपए बैंक में जमा कर दी, तो वो तो मुझे वापस देगा ही भाई। तो ये तो भी उसकी वो हो गई ना, लाइबिलिटी हो गई। ये तो मैं बता रहा था, इन्वेस्टमेंट करके चलो मैंने जमा। ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया। 65 तो कर लिया ना तुम लोगों ने, कि विदेशी मुद्रा अर्जन करेगा आईटी सेक्टर, तो जोखिम कम करेगा, भारतीय रेमिटेंस भेजेंगे तो जोखिम कम होगा, आंसर इज भी। ज्यादा स्पीड भी अच्छी नहीं है, गलत करवा देते हैं। राज्यपाल को दूसरे राज्य का होना चाहिए, तुम्हें पता ही है, सरकारी कमीशन था, फेमस कमीशन सबसे, यही था, आंसर यही होगा। ये तीनों के बारे में देख लेना। ठीक है। ये बोल रहा है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को, उस निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत किया बनाया, एफपीआई बोलते हैं भाई, तुम्हें तो पता ही है। प्रोमिसरी नोट तो नाम से पता चल रहा है, प्रोमिसरी नोट तो वैसे भी नहीं होगा, आंसर इज डी। पार्टिसिपेटरी नोट ना, फॉरेन पार्टिसिपेटरी नोट। ये तुम्हें पता है, ये खुद डेरिवेटिव के रूप में काम करते हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं तुम्हें इतना पता होगा।
विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। बात तो सही है, कोई जेनरिक स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि सेंटर पे भी होगा, राज्य पे भी होगा। प्रतिपूरक वनीकरण निधि 2016 के एक अध्ययन चलाया गया। प्रतिपूरक वनीकरण का लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। भाई ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें लोगों की सहभागिता मैंडेटरी है। लोग अपनी अनुमति से आएंगे, अपनी सहमति से जाएंगे, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है एक तरीके से। पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी जनरली नहीं होता है। भाई कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो मुझे बता देना। वैसे एक क्वेश्चन वो गलत हो गया था, वो कंसेप्चुअल कई बार ना रिवाइज नहीं किए मैंने भी कंसेप्ट, तो चीजें गलत हो जाती है ऐसे। लेकिन ये डी पार्टिसिपेटरी नोट्स और ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं था, पर वो गलती से निकल गया था। डिपॉजिट तो बेसिक कंसेप्ट है। दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों को नियामकों को पुनरीक्षण निम्न में से कौन करते हैं? ये वही टाइप का क्वेश्चन है। निम्न बहुत पुराना एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से कुछ कौन योजना से संबंधित है? वैसे विनियमन कौन करेगा? तदर्थ समितियां तो करेगी करेगी। संसदीय विभाग की स्थायी समितियां करेगी करेगी। भाई विभागीय समितियां और तदर्थ समितियां तो इसीलिए बनाई जाती है ताकि नियामकों को पुनरीक्षण कर सके। एक दो तो आंसर है, और बाकी तो एक दो जैसे आया। बाकी वित्त आयोग का काम है ही नहीं इनका पुनरीक्षण करना। विधायी सुधार आयोग का भी काम नहीं है। ठीक है, नीति आयोग का भी काम नहीं है। नीति आयोग अगर ऑप्शन होता तो कर सकते थे। नीति आयोग एक दो पांच होता तो कर सकते थे, क्योंकि ये थोड़ा काम करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछो। पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब आना बंद हो गया, तो इनकी लोड नहीं लेना। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना पहली बार वित्त क्षेत्र की योजना के अभिन्न रूप। अरे भाई, पांचवी योजना तक वित्तीय क्षेत्र था ही नहीं, पहली बार इसी में शामिल किया। तीन काट दो। दूसरी पंचवर्षीय योजना बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को प्रतिस्थापित कर दिशा में निश्चयात्मक जोड़ दिया। हाँ भाई, दूसरी में तो बुनियादी और पूंजीगत के लिए किया गया था। आंसर इज अपने आप आ गया। एक और दो। ठीक है, दूसरा तो पक्का सही होगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो पक्का सही होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना उसको अपना गया, आर्थिक शांति और केंद्रीय। ये अच्छा क्वेश्चन। ये आईआईबी में 80 से अधिक राष्ट्र होंगे। भारत सबसे बड़ा शेयरधारक। अरे चाइना, यूएस, ये मर गए रशिया। एआईबी भारत का बाहर का कोई सदस्य, भारतीय बाहर कोई सदस्य नहीं है एशिया के बाहर का। चलना भाई, कुछ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ICA। ये तो तुम्हें पता ही था कि भाई साहब ये 50 करोड़ तक के दबाव मुक्त उसके लिए उन लोगों ने तेजी समाधान करने के लिए प्रोविजन किया था। ठीक है। ये उस टाइम था R4A S4A कर प्रोविजन उस टाइम थे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से संबंधित प्रोविजन। तो अपडेट आया था करंट अफेयर का। देखो, ये कोई बोर्ड है भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय। इससे पहले कोई नियामक निकाय विकसित ही नहीं हुआ। ये देश का पहला नियामक निकाय था। फर्जी स्टेटमेंट। ये इसकी प्रतियोगी वो शुरू करता है, अधिकरण के समक्ष इसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट था। तो इससे पहले कोई था ही नहीं। क्या बात कर रहा है भाई? वोल्ट और LT के बीच क्या अंतर है? LT साधारण 3G होता है। अरे नहीं भाई, 4G होता है। ये तो जीवन बीत गया हमारा। LT डेटा ओनली, जबकि वोल्ट वॉइस ओनली। नहीं भाई, वॉइस और तो है ही, उसके बाद डेटा ओनली भी। ये तो तुम रेगुलर यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 आया। दो बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनतम हक मिले। न्यूनीकृत हक में 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। मे भी शिशु गृहों में माताओं को जाने के लिए कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य है। कम से कम 6 बार में भी होगा। गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने सवेतन अवकाश के उधार। बात तो सही है, 6 महीने की है, लेकिन ये प्रसव से पहले 3 बार, ऐसी कोई कंडीशन उसने बनाई नहीं रखी भाई। ठीक है, इसको काट दोगे। अब इसको कैसे काट दोगे? 6 बार न्यूनतम जाने की तो 6 बार जाएगी, आधे आधे घंटे जाएगी, तो 3 घंटे तो उसको प्रसव उसमें चले गए। कुछ तो लिमिटेड होगा, 3 4 5 बार, 3 4 बार दिया होगा, 5 बार दिया होगा। इसको काट दो। आंसर इज 3।
ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है। भाई 2 बच्चे हैं, पहले से हैं, तीसरा बच्चा होगा तो कुछ तो कटौती होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सूचकांक क्या नहीं है, देखो। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, निर्माण परमिट संबंधी कार्य। नाम से पता चल रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है, समझ रहे हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है, तो उसमें कानून और व्यवस्था तो भाई बना के रखेगा तभी तो। भाई करों का भुगतान बिजनेस से संबंधित है, संपत्ति का पंजीकरण बिजनेस से संबंधित है, निर्माण और परमिट बिजनेस में। कानून व्यवस्था तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, इनका क्या मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। ईज ऑफ लिविंग वाला करता तो फिर भी मान लेता। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी। अब देखो, जो लेटेस्ट होगा ना, ये बोल रहा है विस्तारित उत्पादक दायित्व, मतलब जो उत्पादक प्रोड्यूसर है ना, उसका दायित्व होगा, जब तक सामान खराब नहीं होगा तब तक उसकी जिम्मेदारी। वो बाद में उसको जमा करेगा, लेगा कैसे लेगा उसकी प्रॉब्लम है भाई, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं। तो किसके लिए होगा, जैव अपशिष्ट जो, भाई जैव चिकित्सा के अपशिष्टों को वापस लेके भी क्या करेगा। पुनर्चक्रित प्लास्टिक को तो हाँ ये हो सकता है, लेकिन 1999 में हम इतने एक्टिव नहीं होंगे कि हम तभी ये कानून बना दें। खाद्य सुरक्षा से फसाई का क्या काम। ई अपशिष्ट के लिए हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जितने बने होंगे उनको वापस लेने से संबंधित ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जा सकता है, और इसके लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। जेनेरिक स्टेटमेंट है, और एक ऐसी चीज है इलेक्ट्रॉनिक जिनको वापस रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। फसाई बोल रहा है एफसीआई के खाद्यान्न की लागतों में क्या क्या शामिल होता है। परिवहन लागत तो उसमें होती है, ब्याज पे भी लागत होती होगी, प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत ये भी उस पे होती है। प्रापण प्रासंगिक प्रभार और गोदाम, क्या बोलना चाह रहा है ये, एक तो देख। अब देखो क्या क्या होती है एफसीआई पर, क्या क्या लगता होगा। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट लगती है, हाँ भाई। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगती है, हाँ भाई एफसीआई पे लगती है। क्या क्या तुमने तो सरकार से एमएसपी पे खरीद लिया, अब खरीदने के बाद इसका प्रोक्योरमेंट हुआ, उसको उठाया, उसको दूसरे सेंटर तक लेके गया, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट यहाँ अलग अलग सेंटरों पे पहुंचाया, कौन पैसा दे रहा है, ये सारा किसके अंडर है, एफसीआई के अंडर ही है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली नाजीला, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली लिखा हुआ नाजीला, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल इंसिडेंटल एंड गो डाउन जो उसके हैं उसके उनकी कॉस्ट क्या लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लगेगी। सोशल कैपिटल क्या है, अरे भाई सोशल कैपिटल है क्या, कार्यशील आयु नहीं भाई। समाज में एक दूसरे पर जो भरोसा है ना उसको सोशल कैपिटल बोलते हैं भाई। नाम से पता चल रहा है सोशल कैपिटल। भवनों को इसको तो भाई कैपिटल बोलते हैं, जनसंख्या उनको सोशल कैपिटल क्या बोलेंगे, दूसरी पूंजी को नहीं, इकोनॉमिक कैपिटल में काउंट होंगे। भारत के संविधान में किसी भी संशोधन और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, चलना फर्जी। भारत के केंद्रीय विधि संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती, क्यों नहीं कर सकते, उच्च न्यायालय कुछ भी कर सकता है, दोनों फर्जी स्टेटमेंट है। क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की विभिन्न देशों की एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्य की तुलना की जा सकती है। हाँ भाई की जाती, क्या दिक्कत है। परचेजिंग पावर डॉलर के संबंध में भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था, अरे भाई छठी नहीं पांचवी है, हम तो क्या बात करें, परचेजिंग पावर से तीसरी। पर मोदी जी के देश को तीसरे से चौथे नंबर 5वें पे ले गया, इतनी हिम्मत हो गई इसकी। दोबारा एक पेपर नहीं बनवाने भेजा होगा इसको, एक बार ही बनाया होगा, अमित शाह जी को पता लग गया होगा एक क्वेश्चन, अच्छा छठे पे ले गया हमको। अरे भाई कितना कागजों में घपला किया, तब तो हम तीसरे चौथे पे आए हैं और तुम छठे पे ले जा रहे हो। ओ ओ सॉरी 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 गलती हुई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सच में ही है। 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में बताओ, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम, हाँ ये बात तो सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, अरे भाई निरंतर कैसे घट सकता है, कभी तो बढ़ा होगा कभी तो घटा होगा। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की क्षेत्र से तुलना में अधिक है, हाँ होगा। ज्वार की खेती के अंतर्गत तिलहन, अरे भाई तिलहन में कितनी सारी फसलें होती हैं और ज्वार एक फसल है और उसका क्षेत्र तिलहन से ज्यादा, नहीं भाई दो गलत दो गलत दो गलत आंसर।
अरे समझ रहे हो, या मैं ही कही जा रहा हूँ? अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 5 वर्षों में निम्नलिखित से एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात किसका रहा है? अरे भाई, दलहन तो 50% करते हैं, ताजे फल का क्या ही करेंगे, हम बहुत उत्पादित करते हैं, मसाले के तो हम शुरू से निर्यात कर रहे हैं। आंसर इज डी। कोई बच रहा है ऑप्शन इन तीनों में? अरे भाई, ताजे फल तो कैसे करेंगे हम? सबसे बड़े हम तो खुद बड़े निर्यातक हैं, हमारे खूब दबा के पैदा होती है। मसालों के हम शुरू से निर्यातक रहे हैं। वनस्पति तेल ही बचता है। स्वतंत्रता क्या है? स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर, ये फंडामेंटल राइट का भी बेस है। फंडामेंटल राइट का अंतिम वो लक्ष्य क्या है? देखो बाकी ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो। राजनीतिक तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, अरे भाई इससे क्या मतलब है? नियंत्रण का अभाव, क्यों? इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, कल को मैं तुम लोगों का नाम पप्पू रख दूं, सप्पू रख दूं, और फिर तुम्हारे दो दो चांटे लगाऊं, मैं बोल दूं भाई साहब ये तो स्वतंत्रता है मेरी। पॉसिबल है? यूपीएससी का पेपर, पेपर के अंदर जाके फाड़ दूं, सबकी ओएमआर फाड़ दूं एग्जामिनर, एग्जाम हॉल में। स्वतंत्रता है जी मेरी। रुपए की गिरावट। मुझे निर्मला सीतारमण जी की बात याद आ गई। अरे, डॉलर पैसा गिर नहीं रहा, डॉलर बढ़ रहा है। 86। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाएगा? रुपए की गिरावट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार डाल देना इस बार। इससे रिलेटेड सवाल आएगा, देख लेना। क्योंकि रुपए फिर से गिर रहा है। संभावित उपाय क्या नहीं है? क्या नहीं कहा है? गैर जरूरी वस्तु का आयात करेंगे। हाँ, मोदी ने भी तो बोलो सोना होना मत, तो भाई हमारा पैसा गिर रहा है। भारतीय उधारकर्ताओं को मूल्य वर्ग में मसाला बॉन्ड जारी करने को प्रोत्साहित करना। मसाला बॉन्ड में करेंगे तो फिर लोग बाग मार्केट से पैसा, इंडिया से उठा के भारत में, भारत से उठा के दूसरे देश में पैसा ले जाएंगे, तो ये सब नहीं करेंगे। विदेशी उधारी संबंधी साव को आसान बनाने तो लोग बाहर से उधार ले लेंगे, तो उससे रुपए की गिरावट और बढ़ेगी। 1% से मौद्रिक नीति का अनुपात। अरे भाई, सर्वाधिक संभावना इसी के तो है, इजी मनी पॉलिसी अपना लेंगे, मार्केट में और पैसा डाल देंगे तो रुपए की और मूल्य गिर जाएगा। हाँ, ये वाणिज्यिक उधारी संबंधित साव को आसान बनाने के दूसरे देश से डॉलर आएगा तो हमारा पैसा कुछ मजबूत होगा। मसाला बॉन्ड जारी करेंगे तो उससे भी मजबूत होगा। स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा सिस्टम से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, क्या है वो? वे यह सुनिश्चित करेंगे उनके द्वारा भुगतान आंकड़े, संबंधित आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में आधारित किए जाए। ये बात तो सही है, जब उसने बनाया था तो ये बोला था। ये सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम करेंगे। अरे भाई, सार्वजनिक तो फिर अडानी जी क्या करेंगे? उनके चक्कर में तो ये देश बदला है हम लोगों ने। वे कैलेंडर वर्ष के समाप्ति तक कैग की लेखा परीक्षा करेंगे, और अडानी जी सारा डेटा करेंगे, और कैग उनकी समीक्षा कर लेगा, तो सारा पता नहीं चल जाएगा मेरी मित्रता का अडानी जी के साथ? डेटा प्रोटेक्शन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन नामक एक कानून बनाया, 2016 में बना और 2018 में लागू हुआ, और 2019 में मैंने पूछा। अरे भाई, कोई ऐसा, कोई कौन सा ऐसा कंट्री होगा जिसमें 2016 में बना, 2018 में लागू हुआ? 2 वर्ष हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया तो छोटा सा देश है, तुरंत निपटा के कर देते हैं। कनाडा, कनाडा में तो इतना लोड है नहीं, 6 महीने में, 2 साल में 3 बार सरकार बदल देती है, कानून की क्या है? टूडो के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद टूडो आ जाएगा फिर से। यूएसए में इतने डिले नहीं होते। यूरोपियन यूनियन रहा होगा जिसने 2 साल लाया लिया हुआ, अलग अलग देशों ने मिलकर काम। जब भी मैंने बोला यूरोपियन, वो आंसर आता है। नाभिक के क्षेत्र में सहयोग के लिए कौन सहयोग करेगा? अरे भाई, कौन सहयोग करता है हमारे साथ? रूसी करता है, ये कहाँ करेंगे हमारे साथ? जापान करेगा, जापान कर सकता है, लेकिन यूके और यूएस तो कहाँ ही करेंगे। रशिया ने किया होगा। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? किसके साथ बढ़ता है? देश की जनसंख्या वृद्धि के साथ मनी मल्टीप्लायर। हमारे तो वैसे ही इतनी बढ़ रही है, तो मनी मनी मल्टीप्लायर कितना बढ़ गया होता जनसंख्या वृद्धि के साथ? ठीक है। जनता की बैंकिंग आदतों की वृद्धि के साथ बढ़ेगा। रिपीटेड क्वेश्चन था, फिर से आ रखा। डिजिटल प्रौद्योगिकी के बारे में देखो, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में पूछा है, और वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी पता चल रहा है वर्चुअल वर्ल्ड होगा। ऑगमेंटेड मतलब तो जो रियल है उसी को ऑगमेंट करके दिखा रहा है। ऐसा ही होगा ना, कुछ नाम से मतलब से पता चल रहा है।
लंबी क्लास होगी क्या? बीच में आवाज चली गई थी, चलो। ऑगमेंटेड रियलिटी छद्म वातावरण होता है जब भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो सकता है। भाई नाम से पता चल रहा है ऑगमेंटेड, उसमें वर्तमान वातावरण बहिष्कृत थोड़ी होगा। इसने किसको डेल दिया, वीआर के बारे में लिख दिया ये रियलिटी। एक काट दो, एक काट दो। 3 और 4, दूसरा नहीं पढ़ना है, तीसरा पढ़ लो, चौथा पक्का सही है। ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्ति को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन और पीसी कैमरा को अनुभव को उन्नत करता है। तीसरा सही है। अब देखो तीसरा और पहला एक दूसरे के विपरीत है। अगर तुमने नहीं आता ना तुमको आंसर, तो भी देखो तीसरा और पहला एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे ए आर के लिए बोल रहा है और यहाँ पे ये ए आर के लिए अलग चीज बोल रहा है। यहाँ पे तो बोल रहा है कि वर्तमान विश्व वहां पे रहता है, कैमरे का यूज किया जाता है। यहाँ बोल रहा है कि छद्म वातावरण हो जाता है, पूरा वातावरण खराब हो जाता है। या तो एक और तीन तो एक दूसरे के साथ हो ही नहीं सकते, तो ये तो कट ही है। एक और तीन में आंसर होगा, और आंसर डेनिसोविन। ये करंट अफेयर में था, नाम से ही पता चल रहा है। डायनासोर, डेनिसोविन डायनासोर, डेनिसोविन डायनासोर का जीव असम नहीं है। आदि मानव की स्पीसीज थी। जितने भी हमारे आदि मानव, उनको भी तुम लोग ऐसे संबंधित, इससे संबंधित देखा होगा तुम लोगों ने। डेनिसोविन कहा है, किसी को क्या कहा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी बोला है उन्होंने, ऐसे नाम दिए। विभिन्न जाति कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है उसमें। ठीक है। विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। भाई ये डीएनए है, ये कुत्ते का ले लिया, ये बिल्ली का ले लिया, ये कबूतर का ले लिया, ये खरगोश का ले लिया। ठीक है। डीएनए खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र और एक नया गुणसूत्र बना दिया। तो फिर ये जीव को थोड़ा सा टेक्निकल है और ये पॉसिबल नहीं है। प्रयोगशाला में कृत्रिम रचे जा सकते हैं, हाँ भाई रचे जा सकते हैं। जंतु कोशिका से निकले डीएनए को जीवित कोशिका प्रयोगशाला में परिष्कृत किया जा सकता है, हाँ कर रहे हैं। जीन, जीनोम, डीएनए पता है ना, डीएनए के एटीजीसी के मॉलिक्यूल और मोनोमर मॉलिक्यूल का ये बनाया जा सकता है। लेकिन ये प्रक्रियात्मक जो गुणसूत्र रचा जा सकता है कि नहीं रचा जा सकता, ये सवाल है। कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो जारी करने वाले प्रमाणक का पहचान करता है। अरे भाई, डिजिटल हस्ताक्षर क्या होते हैं? तुम्हें आइडिया लग गया होगी। डिजिटली साइन, एक तरीके डिजिटल साइन। वो प्रमाणन अधिकारी की पहचान कैसे करवा लेगा इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट के थ्रू? इंटरनेट सर्वर पहुंचने के लिए व्यक्तिगत पहचान का उपयोग होता है? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, हस्ताक्षर करने की इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करते कि मूल अंश अपरिवर्तित हो। अब उस पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिया और ये बता दिया कि भाई ये अनचेंज्ड है। इसके लिए तो यूज कर सकते हैं, 3 के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रमाणन अधिकारी की पहचान कर सकते हैं नहीं भाई, वो तो साइन है, उसमें कैसे पता चला हुआ किसने प्रमाणन किया? उसकी सील थोड़ी लगा रखी है। वेरेबल टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? लोकेशन पता लगा सकते हैं, पहना सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कोई से भी वेरिएबल बना सकते हैं भाई। कान वाला बना दिया, घड़ी वाली बना दी, फिर घड़ी बना दी, ये सारी चीजें तो चेक कर ही सकते हैं। आरएनए इंटरफेस के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए क्या होता है कि जैसे ये हमारा सिंगल हेलिकल आरएनए होता है, इसमें क्या होता है, एक डीएस आरएनए होता है। डीएस आरएनए क्या करते हैं कि इस आरएनए में इसको कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को उन्होंने, ये डीएस आरएनए क्या होता है, बंधेकरण में काम आता है, तो उन्होंने इसी क्वेश्चन को बाद में पूछा। ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है? ये बंधेकरण क्या हो गया, जीन साइलेंस हो गया इसका, एक तरीके से कि एक किसी स्पेसिफिक जीन को साइलेंस करने के लिए। ठीक है। और ये जो डीएस आरएनए है, ठीक है, ये क्या करता है, जीन साइलेंस का ही काम करता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा तुम्हें पता होगा तो तुम्हें आइडिया होगा। जीन साइलेंसिंग के लिए किया जाता है, हाँ भाई। कैंसर की चिकित्सा के लिए किया जा सकता है, हाँ भाई। हार्मोन प्रतिस्थापन, अरे भाई हार्मोन का जीन, इससे क्या मतलब है? और देखो, इस मान लो 3 तुम्हें नहीं आता, तो 1 और 2 तो पता है, 1 और 2 है, 1 और 2 एक में ही है, बस खत्म आंसर। इस पादप को उगाने के लिए किया जा सकता है, हाँ भाई किया जा सकता है। पादपों के लिए तो 1 2 4 मैक्सिमम आंसर। ब्लैक होल को विलय का परीक्षण किया गया।
दो ब्लैक होल एक दूसरे से जुड़े तो क्या निकलेगी? ग्रेविटेशनल वेव निकलेगी भाई, एक दूसरे से निकलेंगे। लेकिन उसका अभिज्ञान हुआ ये, देखो ग्रेविटेशनल वेव तो निकलेगी, ये बात तो सही है, ठीक है, ये तो बात ठीक है। इसमें अभी बोलता है कि सिंगुलरिटी को देखा गया, या सिंगुलरिटी समझना आसान होता, ये भी इसका आंसर हो सकता था भाई। अगर तुम देखते थे सिंगुलरिटी क्या होती है, अगर तुम्हें पता है, थोड़ा आइडिया है तो उसको। लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रेक्षण से क्या पता चला तो तुम्हें तो ग्रेविटेशनल वेव का ही पता चला है। एमडीआर के बारे में क्या है? कुछ व्यक्तियों को जेनेटिक का होना, रोगों को उपचार के लिए गलत खुराक के लेना, उससे होता है। आनुवांशिक रूप से जेनेटिक एमडीआर नहीं होता भाई। अगर किसी माता को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ले लिया है तो उसके बच्चों में जाएगा नहीं, ये आनुवांशिक नहीं होता। गलत खुराक के लोगों को तो एएमआर हो सकता है। ये पशुओं में करने से होता है। चिरकालिक रोगों की बहुत नहीं भाई, बहुत सारे रोग चिरकालिक है, लेकिन उससे आपको ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो आंसर इज 2 and 3। केस 9 प्रोटीन तो तुम्हें पता ही है, जीन टारगेट, जीन एडिटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, अनुलेखित रूप में काम करता है। 3 कैसे काटोगे? ठीक ठीक पहचान के लिए जैव संवेदक नहीं, रोगियों के रोगजनकों की नहीं भाई, रोगजनकों का काम नहीं करता। पीड़क प्रतिरोधी बनाता है नहीं भाई, बनाता है लेकिन कैस 9 बनाता है, कैस पर बनता है वो, कैस पर बनाता है वो। ये दोनों तो एक ही हो गए, दोनों देखो, दोनों एक ही तो चीज कह रहे हैं, कौन सा सही नहीं है? हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी एचआईवी की तरह संचारित होता है। हाँ भाई होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन यूपीएससी का। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है नहीं भाई, हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं होता। सी मतलब एक बार कट गया भाई, अब तुम कट गए, हेपेटाइटिस सी हो गया तो तुम्हारा गला कट ही गया, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि बी का कोई टीका नहीं होता, बी का होता है। बी मतलब बच सकता है, सी मतलब कट गया, तुम निपट जाओगे। सार्वभौमिक रूप से बी और सी विषाणु एचआईवी संक्रमण की संख्या से कई गुना अधिक है, जेनेरिक स्टेटमेंट है। बी और कुछ व्यक्ति के अनेक वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, इसीलिए तो उसको बोलते हैं। तो दिस इज 100 क्वेश्चन। तुम्हारा पेपर खत्म हुआ, आराम से एंजॉय करो और लोड मत लो, पेपर कंप्लीट, एग्जाम आ गया है, थोड़ा सा इजी वे में पेपर करो, ठीक है। और पेपर तुम सच में अच्छा करके आओगे, कोई लोड वाली बात नहीं है।